हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को लेक्चर के नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे एक लिंक दे रखी होगी। लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। चैप्टर गॉस के नियम का ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 के आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि लेक्चर 2 में कॉन्सेप्ट के थे, उन्हीं पर क्वेश्चन करके देखेंगे और फिर नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन दे रखा है वैद्युत क्षेत्र ई नॉट जी कैप के माध्यम से वैद्युत फ्लक्स बताइए। मतलब कि ई नॉट यानी जी कैप, आपको जो डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में ही, तो क्वेश्चन में डायग्राम क्या है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ई नॉट जी कैप, यानी कि वाई एक्सिस में ये कुछ स्क्वायर टाइप से बना हुआ है। ए और ए इसकी साइडें हैं, मतलब कि लंबाई है। कुछ डायग्राम ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं बन पाया इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये स्क्वायर टाइप से बना हुआ। जेड और एक्स एक्सिस पर एक वर्ग बना हुआ है। ई नॉट जे कैप मतलब कि बाई डायरेक्शन में, जे कैप का मतलब होता है बाई डायरेक्शन में एक वैद्युत क्षेत्र है ई नॉट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र ई नॉट जो दे रखा है। और इसका जो हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे, यानी कि एक्स और जेड का जो क्षेत्रफल सदिश लेंगे वो क्या होता है, अविलंब। तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इस दिशा में आ जाएगा। ये आपको क्षेत्रफल, जैसे कि ये दे रखा है आपको एक प्लेन पर अगर क्षेत्रफल लें तो कुछ ऊपर डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ऊपर डायरेक्शन में आएगा। अविलंब होता है वो होता है क्षेत्रफल सदिश, तो ऊपर की तरफ आएगा। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में। तो इसको क्या बोल देंगे, डी ए, या फिर ए वेक्टर बोल देंगे। पूरी एरिया का आ रहा है तो ए वेक्टर। हमको क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। फाई वेक्टर ई वेक्टर ए। इसकी जो डायरेक्शन ई नॉट है वो भी बाई डायरेक्शन में है, ए वेक्टर है वो भी बाई डायरेक्शन में है, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 का। तो यहाँ पे वेक्टर ई ए कॉस थीटा, इन दोनों के बीच जो डायरेक्शन थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री का, क्योंकि एक्स बाई एक्सिस में क्षेत्रफल भी है और बाई एक्सिस में क्षेत्रफल भी है, इसीलिए थीटा 0 है। तो 0 का मान क्या हो जाता है, 1। तो ई ए हो जाएगा, ई ए कॉस 0। और ई यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, ई नॉट। तो ई नॉट और एरिया कितना है, ए और ए स्क्वायर। एरिया दे रखा है इस डायग्राम से, यानी कि क्षेत्रफल, वो वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को इसमें पुट कर देंगे और कॉस 0, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दे रखा है, जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रखा है, दिशा को। इसमें दे रखा है आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस में। तो इसका भी एक डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। तो कुछ ऐसे दे रखा है एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, दिशा एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष में दे रखा है, तो एक्स अक्ष में इस तरह से। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल सदिश लेंगे वो क्या आएगा, एक्स और जेड में क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है 2a और 2a लेंथ का, लेंथ यानी कि लंबाई। इसका लेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या आता है, पृष्ठ के लंबवत। तो इसका ये पृष्ठ है तो पृष्ठ के लंबवत आएगा, यानी कि बाई एक्सिस में। बाई एक्सिस में क्या आएगा, इसका बाई एक्सिस में क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश एक्स एक्सिस में है, वो वैद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस में है, और क्षेत्रफल सदिश किसमें, बाई में है। तो इनके बीच में जो ऐसे कि एक्स और बाई में, ई नॉट एक्सिस में है और ये बाई में। तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 का, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक्सिस अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं, इसीलिए ये बाई में है और ये एक्स में है। तो जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच वो बनेगा 90 का। हमें निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 यहाँ पे रखेंगे। ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0।
अर्थात इस वाले क्वेश्चन में जो फ्लक्स होगा वो होगा 0। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है गोलार्ध की सतह के माध्यम से वैद्युत फ्लक्स। गोलार्ध का मतलब है एक आधा गोला, गोला का मतलब होता है पूरा गोला, और गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला। आधे गोले का मतलब है ये पृष्ठ खुला हुआ है और ये पृष्ठ बंद है। तो खुले हुए पृष्ठ से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र जा रहा होगा, गुजर रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पे कुछ वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, उसका मान बताना है। दो तरह के पृष्ठ पढ़े थे, एक खुला हुआ पृष्ठ और एक बंद पृष्ठ। दोनों के बारे में लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। तो ये खुले हुए पृष्ठ के बारे में निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहां से एक समान वैद्युत क्षेत्र माना E इस दिशा से खुले हुए पृष्ठ से निकल रहा होगा, गुजर रहा होगा इस तरह से। तो इसके द्वारा जब फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा तो यहाँ पे कुछ वैद्युत फ्लक्स भी उत्पन्न होगा, उस फ्लक्स का मान बताना है। यहाँ पे इसकी गोलार्ध का कुछ डायमीटर होगा, डायमीटर यानी कि व्यास कुछ इस तरह होगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या r है जो कि दे रखा है गोलार्ध की त्रिज्या। तो इसमें फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है कि हम यहाँ पे एक छोटा सा अवयव मान लेंगे, जो कि अवयव एक छोटा सा अवयव यहाँ पे मान लेंगे, जो अवयव एक रिंग की तरह दिखेगा, एक रिंग की तरह दिखेगा। रिंग यानी कि बलय, जो हिंदी में बलय बोलते हैं और इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। तो एक छोटी सी रिंग की तरह दिखेगा, एक छोटा सा अवयव लेंगे, उस अवयव का कारण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और लिमिट लगा के टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। इस तरह से ये मेथड है निकालने का। तो यहाँ से सेंटर से एक थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ यानी कि चौड़ाई का एक छोटा सा अवयव देखेंगे जो कि रिंग है। थीटा एंगल पर एक डी थीटा छोटे से एंगल पर एक विड्थ देखेंगे जो कि एक रिंग है, वहां पे हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। इसकी जो त्रिज्या है वो r होगी, त्रिज्या इसकी होगी वो r होगी, जो कि दे रखी है गोलार्ध की त्रिज्या r। इस वाले पॉइंट पर जो विड्थ यानी कि चौड़ाई है वो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, त्रिज्या इंटू इस वाली चौड़ाई को निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण। तो यहाँ पे चाप कितनी आ जाएगी r, चाप बराबर r मतलब कि त्रिज्या इंटू कोण, कोण कितना है डी थीटा, तो ये आ जाएगी r डी थीटा। यहीं पे हम इस वाले को ले रखा है, इस वाले एलिमेंट को, इस छोटे से एलिमेंट को। तो इस पर हम देखेंगे क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी। तो इस वाले पृष्ठ पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखेंगे तो वो क्या होगी, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो कुछ वो ए वेक्टर ऐसे होगी, यहाँ पे ए वेक्टर दिशा होगी। यहीं पे अगर इस वाले पृष्ठ पे देखेंगे, इसके सामने ऐसे ही अगर यहाँ पे भी एलिमेंट माने या यहाँ पे भी दिशा देखना चाहें इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे भी क्या लंबवत ही होगी, पृष्ठ के लंबवत, क्योंकि अवलंब जो पृष्ठ के अवलंब होता है वही क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ ऐसे होगा, ऐसे निकल रहा होगा आगे की तरफ। तो ऐसे इस वाले पॉइंट पे भी वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल रहा होगा। तो क्षेत्रफल और वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच कुछ एंगल बन रहा होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर A, और ये छोटे से एलिमेंट के कारण है तो ये होगा DA छोटा सा। तो इसको भी लिख सकते हैं DA, छोटा सा एलिमेंट ले रखा तो उसके लिए DA लिख लेंगे। तो DA वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच कुछ एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को निकालेंगे। उस एंगल को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा,
तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखेंगे ऐसे करके कुछ, और इस एंगल को यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे। तो इस वाले को ऐसे देखेंगे, इस वाले डायग्राम को देखो, ये एंगल कितना दे रखा है थीटा यहाँ पर, तो ये कितना होगा, ये वाला भी होगा थीटा, ये वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर डी ए, और ये वेक्टर ई, ये वेक्टर ई दे रखा है आपको। तो वेक्टर ई ये थीटा दे रखा है, तो ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और यदि ये वाला थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो वेक्टर डी ए और वेक्टर ई के बीच जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 90 माइनस थीटा, ये एंगल आ रहा है। ये हमने किसके देखा, चित्र से, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं चित्र से, जिससे कि नोट्स में आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे अब एंगल पता लग गया, तो यहाँ पे फ्लक्स पता लग जाएगा, फाई इक्वल टू वेक्टर ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र ए डी ए कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई इक्वल टू ई डी ए साइन थीटा, 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या चाहिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम किसका निकालेंगे, रिंग का, क्योंकि एक रिंग ले रखी है अभी, अब तो हमें क्षेत्रफल भी किसका चाहिए होगा, रिंग का। तो रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें विड्थ तो पता है आर डी थीटा जो कि निकाल रखी है, अब हमें चाहिए इसकी परिधि, परिधि इंटू चौड़ाई बराबर होता है रिंग का क्षेत्रफल। तो रिंग की परिधि के लिए क्या करेंगे, आपको ये इसकी 2 पाई आर होती है परिधि, तो ये आपको त्रिज्या चाहिए, जो रिंग की त्रिज्या है वो आपको चाहिए। तो रिंग की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये जो त्रिज्या दे रखी है वो किसकी, गोलार्ध की दे रखी है, तो इसका जो ए थीटा एंगल दे रखा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट ले लेंगे, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि ये आर है तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, त्रिज्या ई, और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, परिधि इंटू चौड़ाई। तो परिधि कितनी होगी 2 पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर कॉस थीटा, क्योंकि आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ये वाली आर कॉस थीटा देखिए, तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो फाई इक्वल टू ई, यहाँ पे बचेगा पाई, पाई आर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा का, तो ई पाई आर और आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। तो डी थीटा की टर्म में आ गया है, पद में आ गया है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन, और समाकलन करेंगे जिससे कि ये पूरी गोलार्ध का वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन इनिशियल में 0 फ्लक्स होगा, बाद में 5 हो गया होगा, और इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे साइन 2 थीटा की, तो देखो गोलार्ध का एक 0 एंगल होगा, तो 0 एंगल पे क्या वो ये सब कवर कर रहा होगा, ये 0 से कवर कर रहा होगा, ये कुछ 90 का एंगल बना रहा होगा। तो जब 0 से 90 का एंगल बनाएगा 90 का, जिससे कि पूरी गोलार्ध को क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा, यानी पूरे गोलार्ध को जोड़ देगा, जिसके कारण पूरे गोलार्ध के कारण आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो 0 से 90, अच्छे से समझ आया, ये 0 से 90 लेंगे तभी पूरे कैलकुलेट हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो फाई का क्या हो जाएगा, और इसको डी ए के लिए लिखना है तो इसे डी फाई लिख लो, यानी कि छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा छोटे से अवयव के कारण। तो डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ, अब क्या आ जाएगा, डी एफ का जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फाई आ जाएगा, और इसकी लिमिट 0 से फाई इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर। इसका करेंगे समाकलन, तो साइन 2 थीटा का होता है कॉस 2 थीटा माइनस का
अपॉन 2 आ जाएगा इसका समाकलन, क्योंकि साइन 2 थीटा का, और 2 नीचे आएगा, समाकलन 0 से 90। इसकी लिमिट रखेंगे 0 से 5 ई पाई आर स्क्वायर, माइनस को बाहर ले लेंगे, कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस, मतलब ऊपर वाली लिमिट पहले रखते हैं, बाद में नीचे वाली माइनस करके, तो कॉस 2 क्रॉस 90 अपॉन 2 माइनस कॉस 0 अपॉन 2, ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 180, और कॉस 180 का मान होता है -1 अपॉन 2, और माइनस कॉस 0 का मान होता है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर -2 अपॉन 2, -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू, यानी कि 5 क्या है, वैद्युत फ्लक्स, तो 5 इक्वल टू आ जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। अर्थात जो गोलार्ध के कारण वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला आता है, टोटल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है ई पाई आर स्क्वायर, गोलार्ध के कारण। अगर इस वाले डेरिवेशन से एक चीज और समझ में आती है कि किसी भी और डायग्राम के लिए, यानी कि किसी भी बेलन के लिए निकालें, खुले बेलन के लिए यानी कि अर्धगोल बेलन के लिए, या किसी और पृष्ठ के लिए भी निकालें, तो इस वाले डायग्राम से, इस वाले थ्योरम से ये समझ में आता है कि जो ई आता है ये तो वैद्युत क्षेत्र होता है जो कि गुजर रहा होता है, इस डायरेक्शन से वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, ये क्या है, पृष्ठ है जो कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अगर इससे एरिया का यानी क्षेत्रफल का प्रक्षेप लें तो क्या ये एक सर्कल की तरह दिखेगा, इधर एक सर्कल की तरह दिखेगा इधर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि इस वाले टर्म में आ रहा है पाई आर स्क्वायर। तो अगर किसी और डायग्राम के लिए ऐसे ही निकाल लें, यानी कि जिस तरह से क्षेत्रफल क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है उस तरफ से ही अगर प्रक्षेप ले लें क्षेत्रफल का, तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, वैद्युत फ्लक्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं फाई बराबर वैद्युत क्षेत्र इंटू वैद्युत क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र का प्रक्षेप। यदि जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र जा रहा है उसके लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र है उसका प्रक्षेप ले लें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स को, क्योंकि इससे एक बार फिर से अच्छे से समझ लो क्या आ रहा है, फाई ई पाई आर स्क्वायर, जो कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है। अगर इस दिशा में ही जो ये वाला क्या होगा, क्षेत्रफल जो है लंबवत होगा, ये वाला पृष्ठ लंबवत होगा, वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, और ये वाला पृष्ठ क्या, लंबवत। इसका अगर प्रक्षेप ले लें तो इसका जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, सर्कल, यानी कि एक गोला, एक वृत्त, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस वाली थ्योरम से अगर निकालना चाहो, इस वाली डेरिवेशन से निकालना चाहो, तो ऐसे भी हम वैद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं, और ये इसका फॉर्मूला आता है फाई इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर। इस वाले कंसेप्ट पे अब एक क्वेश्चन करके देखेंगे। इस वाले पे क्वेश्चन करेंगे, गोलार्ध की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई नॉट है। मतलब कि ई नॉट जो वैद्युत क्षेत्र इसमें दिखा रखा है वो इधर से जा रहा है, गुजर रहा है, और ये आपका दे रखा है एक गोलार्ध इस दिशा में। तो जैसा कि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, फाई इक्वल टू जो वैद्युत क्षेत्र है वो इंटू वैद्युत क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र का प्रक्षेप। इस दिशा से क्षेत्रफल जा रहा, वैद्युत क्षेत्र जा रहा है,
अगर इस दिशा से इसका प्रक्षेप लें, यानी कि ऐसे समझो इस दिशा से एक टॉर्च की लाइट डालें, तो अगर लाइट डालें तो इसका प्रक्षेप, इसका प्रतिबिंब बनेगा वो एक क्या बनेगा, सर्कल की तरह है। लेकिन ये आधा है, आधा गोलार्ध है, तो इसका एक आधा गोला बनेगा, आधा सर्कल बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा आधा सर्कल। क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन इससे एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि हम क्षेत्रफल का प्रक्षेप ले लेंगे। तो ये आधा गोला है, तो इसका जब प्रक्षेप लेंगे तो क्या आधा सर्कल आएगा, आधा वृत्त आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये आधा है तो आधा वृत्त आएगा, तो उसका जो है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइव इक्वल टू इसका क्षेत्रफल क्या है, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर का होता है क्षेत्रफल टोटल आता, लेकिन उसका हाफ प्रक्षेप होगा क्योंकि हाफ गोलार्ध है। तो पाई आर स्क्वायर, तो फाइव इक्वल टू ई नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप डेरिवेशन से करना चाहो तो इसमें भी एक छोटी सी रिंग ले लो, यानी बलय ले लो, और फिर पूरी रिंग को क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, जिससे कि यही आ जाएगा। लेकिन अगर उससे एक कॉन्सेप्ट ये वाला सीख लो कि प्रक्षेप जो क्षेत्रफल है उसका प्रक्षेप ले लेते हैं जिस दिशा से वैद्युत क्षेत्र होता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आवेश द्वारा उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक आवेश के द्वारा ही वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, क्योंकि एक आवेश ही वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत बल लाइनें खींचते हैं, वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करती है, बस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है उसके द्वारा ही वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो चार्ज के द्वारा ही वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो एक चार्ज कितना कुल वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न कर सकता है, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है Q। तो इस आवेश के द्वारा क्या होगा, चारों तरफ, पूरी चारों तरफ इस आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऊपर तरफ, नीचे की तरफ, साइड में, सब जगह एक वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, यानी कि एक गोला बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। गोला मतलब कि चारों तरफ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी तो एक गोला बन जाएगा। तो इस तरह से तो आपको एक सर्कल दिखेगा, लेकिन एक गोला बन जाएगा, यानी कि वृत्त दिखेगा एक तरफ, लेकिन एक गोला बन जाएगा जिसमें चारों तरफ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी। तो इसको इस तरह से क्या करेंगे, प्रदर्शित करके देखेंगे। तो आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स को देखेंगे। तो इस तरह से कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी जो कि एक गोला बना रही होंगी। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इस वाले जो जहां से वैद्युत आवेश रखा हुआ है वहां से r डिस्टेंस पर एक छोटा सा क्षेत्र लेंगे, जिस पर क्षेत्रफल की दिशा कुछ इस तरफ ही होगी, dA वेक्टर, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होती है। उस दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। उस छोटे से एरिया से वैद्युत बल रेखाएं भी गुजर रही होंगी, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे कुछ वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इस दिशा में ही होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस दिशा में ही होगी, यानी कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 0 का बन रहा होगा। तो फाई इक्वल टू वेक्टर ई dA। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा वो 0 का बन रहा होगा, तो EA लिख सकते हैं। कॉस 0 का मान 1 होता है तो EA लिख सकते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। Q आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है तो Q अपॉन R स्क्वायर, R डिस्टेंस पे। इसको हम dA ही लिखेंगे क्योंकि छोटा सा एलिमेंट ले रखा है। ये आपका हो जाएगा dA और ये d फाई, क्योंकि छोटे से एलिमेंट के लिए भी निकालना है, अवयव के लिए निकालना है। फिर पूरी
स्फीयर का मतलब कि गोले का कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल आवेश के द्वारा विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब इनिशियल में तो विद्युत फ्लक्स 0 होगा, बाद में 5 हो जाएगा। अब इसके एरिया की बात आती है तो एरिया क्या होगा, छोटा सा एरिया शुरू में कितना 0, और टोटल एक एरिया जो घेर रहा होगा कितना, गोले जितना चारों तरफ से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी, तो एक गोले का एरिया घेर रहा होगा। तो वो एरिया कितना होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर। तो 0 शुरू में, बाद में 4 पाई r स्क्वायर, r त्रिज्या ले रखिए तो r स्क्वायर। तो 0 से 5 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। एरिया इसका आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, बाद में -0, क्योंकि एरिया को ए लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये तो आ जाएगा 5 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये भी r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि 5 इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, एक आवेश के द्वारा उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि कोई भी आवेश टोटल वैद्युत फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उत्पन्न करता है। तो आवेश के द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से किसी भी आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बंद पृष्ठ के माध्यम से विद्युत फ्लक्स। तो अभी तक क्या देखा, खुले पृष्ठ के द्वारा विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, जिसके कारण विद्युत फ्लक्स होता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो बंद पृष्ठ है उसके द्वारा अगर विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है तो वहां पर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो सदैव शून्य होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, शून्य। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे बंद पृष्ठ के द्वारा विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। तो जैसे कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई नॉट के माध्यम से बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई होगा। तो फाई क्या होना चाहिए वो हम निकालेंगे। बंद पृष्ठ होगा वाई फाई का, यानी विद्युत बेलन का। तो बेलन कुछ इस तरह से होता है, ई नॉट, ये कुछ ई नॉट यहाँ से विद्युत बल रेखाएं कुछ गुजर रही हैं, ठीक है, और इधर से निकलती हूँ, इधर से निकल जाती हैं विद्युत फ्लक्स बल रेखाएं, इधर से निकलती हूँ, इधर से ऐसे निकल जाती हैं। यही वैद्युत बल रेखाएं इधर से निकल जाती हैं ऐसे कुछ। ये कुछ दे रखा है आपको डायग्राम, ये थोड़ा गलत लाइन, इधर से लाइनें निकल जाती होंगी क्योंकि ये बंद है, इसीलिए यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। तो इस वाले पॉइंट पे क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो इसको अगर हम बोल दें फर्स्ट, पहला पृष्ठ, इसको दूसरा पृष्ठ बोल दें, और एक इसको भी बोल दें तीसरा पृष्ठ, और ये भी सेम ही होगा चौथा पृष्ठ, ये पृष्ठ इसको बोल दें। तो इस वाले पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस दिशा में है, वो क्या ई नॉट। और इस वाले पृष्ठ पर जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, क्षेत्र हमेशा क्या अविलंबित होता है बाहर की ओर। तो अविलंबित बाहर की ओर क्या होगा, इस दिशा में होगा, क्षेत्रफल ए, इसे क्षेत्रफल सेम ही होगा इसका। ऐसे इस दिशा में जो वैद्युत बल रेखा है वो ई नॉट है, ओके, ई नॉट इधर भी वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन इस पर वैद्युत क्षेत्र है इस पर, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या देखेंगे, क्षेत्रफल सदिश इस वाले पृष्ठ के कारण अवलंबित होगा बाहर की ओर, वो क्या होगा ए, ठीक है, वेक्टर ए इस दिशा में प्रदर्शित कर रहा है बाहर की तरफ। ऐसे इस वाले पृष्ठ पर अगर देखें वैद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश देखें तो क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में, पृष्ठ के लंबवत, यानी कि इस दिशा में है, वेक्टर ए इस दिशा में है। तो इसको फर्स्ट बोला है तो इसको बोलेंगे फाई। ऐसे इस वाले पृष्ठ पे भी देखेंगे, इस वाले पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र तो इसी दिशा में होगा क्योंकि इस दिशा में जा रहा है,
अगर इसे आई कैप बोल दें तो ए आई कैप में ही मान लो बना हुआ है, तो इस दिशा में डायग्राम ऐसे दे रखा है, इससे गुजर रहा है माध्यम से बेलनाकार पृष्ठ से, तो इस आई कैप में ही ये बना हुआ है, ठीक है। तो 4 और इसका जो क्षेत्रफल है वो है वेक्टर ए, वेक्टर ए। या फिर ऐसे समझ लो ये आई कैप नहीं दे रखा है, आपको डायग्राम ही दे रखा था लेकिन बंद पृष्ठ के कारण निकालना है, ठीक है। तो डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा था। तो पहले वाले पृष्ठ के कारण देखेंगे विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो 5 इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 का। तो वेक्टर ई यहाँ पे क्या है, ई नॉट, क्षेत्रफल तो ए ही है, और कॉस 180, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट ए, कॉस 180 का मान होता है -1, तो -5 ऐसे ही सेकेंड वाला प्रश्न देखेंगे, ये वाला 5 तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 5 ई नॉट इसी दिशा में है और क्षेत्रफल भी समान दिशा में, यानी कि ये समान दिशा में है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू ए, इसके बीच जो एंगल होगा वो क्या हो, 0, क्योंकि ये एक ही दिशा में है, तो कॉस 0, तो ई नॉट ए आ जाएगा इसका मान, 5 का मान, 5 का मान क्या आ जाएगा, ई नॉट 0। ऐसे ही Q3 की वैल्यू निकालेंगे, ई नॉट ए, क्योंकि कॉस 0 का मान 1, ई नॉट ए 3 क्या आएगा, 3 वाला ये प्रश्न है, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा वो कितना है, 90 का, 90 का। तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, तो इसको खोलेंगे ई ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा इसका मान, 90 एंगल बन रहा है, तो 5 का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का मान निकालेंगे, तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, तो चौथे वाले पृष्ठ पर भी जो कोण बन रहा है वो 90 का बन रहा है, तो ई ए कॉस 90, तो ये भी मान 0, 5 तो क्यू नेट को निकालेंगे, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, मतलब 5 बोल रहा था, 5 यानी कि विद्युत फ्लक्स, तो 5 नेट इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब कि नेट फ्लक्स इस सिस्टम में कितना है, तो 5 कितना है, ई नॉट ए माइनस का प्लस ई नॉट ए प्लस का क्या है 5 और इनके मान 0, तो नेट विद्युत, और ये माइनस का एक प्लस का, तो 0 हो जाएगा, क्यू नेट 0। तो नेट फ्लक्स कितना है, 0। तो ये क्या था, एक बंद बेलनाकार पृष्ठ था जिसका नेट फ्लक्स 0 आ रहा है आंसर। तो ऐसा ही आपको स्टेटमेंट दे रखा है बंद पृष्ठ के लिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के माध्यम से बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होता है, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कुछ वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन वो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 बंद पृष्ठ के लिए। जैसा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन में सॉल्व करके देखा, तब भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किसी भी बंद पृष्ठ के लिए आप निकाल के देखोगे, जैसे कि हमने क्या निकाला, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का कुछ ना कुछ आया, जैसे कि ई पाई आर स्क्वायर वैद्युत फ्लक्स आया, लेकिन अगर पूरे गोले का निकालते तो क्या होता है, 0, क्योंकि वो बंद पृष्ठ होता, क्योंकि उससे अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा होता तो वहां पे 0 होता है। तो बंद पृष्ठ के लिए 0 होता है और खुले पृष्ठ के लिए हम निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स को। तो आगे के कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।